हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम हिंदी से हम 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। कितना? तो 100 रहेगा आपका। 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे, जिसमें आपको हिंदी व्याकरण और हिंदी जो बुक है आपका, हिंदी व्याकरण और हिंदी बुक दोनों से मिलाकर प्रश्न रहेंगे। 50 आपको रहेंगे कहाँ से? हिंदी व्याकरण से। और 50 रहेंगे आपका जो बुक है दिगंत भाग 2, वहाँ से रहेंगे। तो यह क्लास साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी स्टूडेंट के लिए है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक बन रहिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। एक बार लाइक करके अपने दोस्तों के पास प्लीज़ शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप न्यू स्टूडेंट है तो क्या कीजिएगा, न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहला नंबर जो प्रश्न है वहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। कि सबसे पहला नंबर प्रश्न के बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है। क्या प्रश्न में? कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी में है? किस कहानी के पास यह पंक्ति है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही? यह पंक्ति किस कहानी की है? मैं रोज, मैं ओ सदनीरा, एक लेख और एक पत्र, और ये उसने कहा था। तो उसने कहा था, ये कहानी से है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ये कथन लहना सिंह का है। किसका कथन है? यह कथन है लहना सिंह का। लहना सिंह ये बोलता है कि बिना लड़े घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही जब वे फौज में थे। तो ये बोलते हैं लहना सिंह। जो कहाँ से लिया गया है? तो उसने कहा था, जो आपका पार्ट 2 है। यहाँ पर कितना है? यह पार्ट हिंदी का 2 है और यही से ये लिया गया है। तो इसलिए डी वाला जो आंसर होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका आंसर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर डी वाला आंसर है। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिएगा अगला प्रश्न है, कुहासा शब्द है। कुहासा कैसा शब्द है? यह पर आ गया हिंदी व्याकरण से प्रश्न। कुहासा शब्द है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं? कुहासा शब्द क्या है? तो कुहासा शब्द आपका क्या है? यह पुल्लिंग है। कुहासा शब्द पुल्लिंग है। और ये आपका देख रहे हैं हम 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। आपको लास्ट तक बने रहिएगा, आपका हिंदी का पूरा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाने वाले हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये देखिए कितना नंबर प्रश्न है? ये आपका 3 नंबर प्रश्न है कि घी शब्द है। घी कैसा शब्द है? ये भी स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो घी क्या है? तो घी आपका एक घी पुल्लिंग है। घी पुल्लिंग होता है। आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग से भी हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा दिए हुए। हिंदी व्याकरण का फुल प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए अगला प्रश्न है जो 4 नंबर की, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? कि नर और नारी जो एक ही द्रव्य की ढली, जो सिर्फ प्रतिमाएं है, सिर्फ रूप अलग अलग है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ओ सदानीरा, सिपाही की माँ, अर्धनारीश्वर, या प्रगीत और समाज? कहा कि ये पंक्ति है? तो यह पंक्ति है अपने ये अर्धनारीश्वर को, जिसको लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, जो हमारे राष्ट्र कवि है, यही लिखे हुए हैं। तो यह अर्धनारीश्वर में है की बात है कि नर और नारी की बात की जाए तो यह अर्धनारीश्वर में है। इसीलिए सी वाला जो आंसर होगा ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और चलिए अगले प्रश्न पर है कि ये आपका 5 नंबर प्रश्न है कि यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या है? यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद जल्दी से बताएंगे। यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यथा जोड़ इष्ट, या फिर यथे जोड़ इष्ट, या फिर य जोड़ थेष्ट, या फिर यथेष्ट जोड़ ष्ट? बताइए क्या होगा यथेष्ट का संधि विच्छेद। देखिए संधि विच्छेद अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे, अगर आपको आसान नहीं लगता, आपको भारी लगता है, तो आपका ये नहीं भी पढ़ेंगे तो और टॉपिक भी पढ़कर आपका पूरा हिंदी में कितना लगभग 100 नंबर का होता है, उसमें आपको 95, 96, 97 ऐसे ला सकते हैं। 100 में 100 से ज़्यादा स्टूडेंट को नंबर नहीं देता है, इसलिए 95, 96, 97 इस प्रकार से ला सकते हैं। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है कि प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद है। प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद है प्रातः जोड़ काल, या फिर प्रातः काल, या फिर प्रात जोड़ काल, या फिर प्रातः का प्लस ल। तो प्रातः काल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद ये होगा प्रातः जोड़ काल। यही आपका होगा सही संधि विच्छेद। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब आइए अगला प्रश्न है। देखिए 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 7 नंबर प्रश्न है कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या पर लेखक की रचना है। कौन सी रचना है? यह भगत सिंह की रचना है, या फिर मोहन राकेश की, या नामोर सिंह की, या जे कृष्णमूर्ति की? पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? तो यह लेखक की बात करें तो ये लेखक भगत सिंह की ये रचना है, भगत सिंह की। इसलिए ए वाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
और आपका हम हिंदी व्याकरण और हिंदी बुक सभी से प्रश्न लाए हुए और साथ ही साथ इसमें प्रतिपूर्ति से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। कहाँ से? प्रतिपूर्ति से। वो भी आपका हिंदी का ही एक भाग होता है, लास्ट में आप जाइएगा तो प्रतिपूर्ति एक होता है, इसमें 3 चैप्टर होता है। एक होता है रस्सी का टुकड़ा, दूसरा है क्लर्क की मौत और तीसरा है पेशगी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं, जिसमें 8-9 प्रश्न की डॉक्टर शब्द है। डॉक्टर कैसा शब्द है? देशज है, विदेशज है, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। डॉक्टर कैसा शब्द है? तो डॉक्टर जो है ये एक विदेशज शब्द है, विदेशज शब्द। बी वाला जो आंसर होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अगले प्रश्न पर, जो 9 नंबर प्रश्न है कि विकास या उद्यम की दृष्टि से शब्द के भेद होते हैं। विकास या उद्यम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। कितने भेद होते हैं? तो ये भेद होते हैं 4 भेद होते हैं, इनके 4 भेद। डी वाला जो आंसर होगा यही आपका हो जाएगा सही आंसर। और चलिए अगले प्रश्न पर। अब आइए अगला प्रश्न है 11 नंबर, और 11 नंबर प्रश्न है कि अधुपका शब्द में उपसर्ग है। अधुपका शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? अध, अधि, अभि या फिर अति। अधुपका शब्द में उपसर्ग बताइए। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय ये बहुत ही आसान है, आपका इजी टॉपिक होते हैं। यहाँ से आपको पूरा का पूरा मार्क्स उठाना चाहिए, क्योंकि आपका ये बहुत सबसे आसान तरीका होता है। इसमें कोई नियम कोई रूल होता ही नहीं है। आपका जो शब्द के पहले लग रहा है उसको उपसर्ग कहेंगे, और जो शब्द के लास्ट में है उसको हम प्रत्यय कहेंगे। ये सिंपल सा है, इसको आप ये समझ लीजिएगा। इसलिए ए वाला जो आंसर होगा ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये देखिए अध होगा, अधुपका में अध उपसर्ग होगा। तो ये 12 नंबर प्रश्न है कि 12 नंबर प्रश्न में कि नीडर शब्द में उपसर्ग बता दीजिए। नीडर शब्द में उपसर्ग, ऐसे सब क्वेश्चन को तो आपको उड़ाते हुए चलना है। सभी प्रश्न को ऐसे ही चलिएगा, और एक बार ज़बरदस्त तरीके से शेयर करिए। महा मैराथन क्लास चल रहा है, शेयर तो बनता ही है। एक बार शेयर तो जरूर करेंगे आप सभी स्टूडेंट को, शेयर करना है, शेयर कर दीजिए। और लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दीजिए। नीडर शब्द में उपसर्ग बताइए। नी, नीड या फिर नीरा। बताइए नीडर में उपसर्ग क्या हुआ? तो नीडर में उपसर्ग होगा ये आपका ए वाला, यानी इस प्रकार देखिए नीडर है, आपको समझ लीजिए ऐसा कि आपका ये नीडर है। नीडर, इसमें आपको देखिए कि आपका पहले क्या लगा हुआ है? पहले नी है, पहले नी है, इसलिए नी वाला जो होगा ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। जो सबसे आगे रहता है उसको कहेंगे हम उपसर्ग, और जब सबसे पीछे रहेगा उसको कहेंगे प्रत्यय। और देखिए बुक का क्वेश्चन आ गया, ये आपका आ गया बुक का क्वेश्चन। अब बुक का क्वेश्चन क्या है, चलिए उसको हम पढ़ते हैं। बुक का क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है। ये सिपाही की माँ जो आपका चैप्टर है वहाँ से ये लिया गया है कि सिपाही की माँ एकांकी की, और ये क्या है? सिपाही की माँ एकांकी है, ये भी याद रखना है आपको। एकांकी में बिस्नी जो होती है, बिस्नी और चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है। बिस्नी कौन है? तो बिस्नी ये सिपाही और मुन्नी की माँ है। और ये क्या करती है? तो सूत काटती थी, या फिर स्वेटर बुनती, या चटाई बुनती, या चावल चुनती। क्या करते नजर आती है? तो वह क्या करते हैं? चटाई बुनती नजर आती है। सी वाला जो आंसर होगा यही आपका हो जाएगा सही आंसर। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब आइए कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि देखिए सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। यह भी आपका बुक का ही क्वेश्चन है। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? सूरदास है किस भाषा के प्रसिद्ध कवि? अवधी के, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या फिर मैथिली। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? तो वे थे ब्रज भाषा जो थे, ब्रज भाषा सबसे प्रसिद्ध कवि, सबसे अच्छे कवि माने जाते थे सूरदास जी। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न जो है ये आपका 15 नंबर की त्रिफला शब्द कौन समास है? त्रिफला शब्द कौन समास है? द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर क्रमधारभ। त्रिफला शब्द कौन समास है बता दीजिए। त्रिफला शब्द कौन समास होगा? त्रिफला जो शब्द होगा ये आपका हो जाएगा दीर्घु समास। दीर्घो समास, देखिए दीर्घो समास उसे कहते हैं इसमें संख्यावाचक हो, यानी 1, 2, 3 इस प्रकार से अगर संख्या सबसे पहले रहेगा, एक त्रिफला हो गया, द्वीप हो गया, पर जितना अगर संख्या आ जा रहा है आपका, जैसे चौराहा हो गया, तो वो आपका दीर्घो समास हो जाएगा। तो चलिए और अगला प्रश्न पर चलते हैं। अब आइए कि आपका ए वाला जो आंसर होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि देखिए 16 नंबर की वनमानुष शब्द कौन समास है? वनमानुष शब्द कौन समास है बता दीजिए। तत्पुरुष, बहुव्रीहि, दीर्घु या फिर द्वंद्व। बता दीजिए कि वनमानुष जो है वो कौन समास है? तो वनमानुष तत्पुरुष समास हो जाएगा। वनमानुष तत्पुरुष समास, ये वाला जो आंसर होगा यही आपका सही आंसर है। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइए अगला प्रश्न 17 नंबर में है कि होली शब्द है, क्या है प्रश्न है पढ़िए पहले। होली शब्द है, होली कैसा शब्द है बता दीजिए। तत्सम, तद्भव, देशद या विदेशद। होली कैसा शब्द है? तो होली जो है ये आपका होली यह तद्भव शब्द है, यानी तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है। और अब आइए ये 18 नंबर प्रश्न है। बरवे रामायण किनकी रचना है?
बड़वे रामायण किनकी रचना है? नंददास की, सूरदास की, तुलसीदास की या फिर कबीरदास की? बड़वे रामायण जो है ये बुक का क्वेश्चन है। बड़वे रामायण ये तुलसीदास के लिखा हुआ है, तुलसीदास इसको लिखा है कि इसको ये बड़वे रामायण को बड़वे रामायण को लिखे है तुलसीदास जी। और चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। आपका 19वां प्रश्न है कि जहाँ ऊंच शब्द का विलोम क्या होगा? ऊंच शब्द का विलोम क्या होगा? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। ए में प्रमुख, बी में नीच, सी में गौर या फिर डी में मध्यम। तो ऊंच नीच बहुत आसान प्रश्न है। इस प्रश्न नहीं बना सकेंगे तो आप क्या बनाएंगे? देखिए ये आपका बी वाला जो आंसर रहेगा ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। और आपका आइए अगला प्रश्न पर। अब आइए अगला प्रश्न जो है 20 नंबर प्रश्न है कि आवरण शब्द का विलोम होगा। आवरण शब्द का विलोम क्या होगा? आवरण शब्द का विलोम। ए में है पर्दा, बी में कपड़ा, सी में संरक्षण और डी में कि अनावरण। आवरण शब्द का विलोम क्या होगा? तो आवरण शब्द का विलोम होगा ये अनावरण। आवरण शब्द का विलोम अनावरण होता है। डी वाला जो आंसर होगा ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या थी? नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या थी? श्रृंगार का पुट, करुणा का पुट था या फिर माधुर्य भाव का पुट था या दुराग्रह का पुट था? हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, आपका पूरा हिंदी का तैयारी होने वाला है। तो ये इसीलिए सी वाला जो आंसर होगा माधुर्य भाव का पुट था, इसलिए सी वाला जो आंसर ये हो गया करेक्ट आंसर। और चलिए आते हैं अगला प्रश्न जो है 22 नंबर के मरण तक के लिए एक शब्द है। मरण तक के लिए एक शब्द है। जिज्ञासा, आजीवन, आमरण या फिर यथाक्रम। बता दीजिए मरण तक के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? मरण तक के लिए एक शब्द आमरण होगा। मरण तक के लिए एक शब्द आमरण होता है। और अब आइए अगले प्रश्न की ओर। देखिए कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए अगला प्रश्न जो 23 नंबर प्रश्न है कि कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? देखिए कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? शमशेर बहादुर सिंह, जयशंकर प्रसाद, गजानन माधव मुक्तिबोध या फिर रघुवीर सहाय। कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? तो कंकाल उपन्यास ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद की। बी वाला जो आंसर होगा ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब आइए ये 24 नंबर प्रश्न है कि धीरे धीरे शब्द कौन समास है? धीरे धीरे हमने बताया था कि अगर एक शब्द रहेगा जो दो होगा तो वह क्या होगा आपका धीरे धीरे। तो दो शब्द रहेगा तो वो आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा, यानी दो शब्द यानी सेम शब्द रहेगा और एक दूसरे के विरोधी में है, यानी हो गया जैसे आग और पानी, तो ये आपका हो जाएगा द्वंद्व समास, यानी द्वंद्वी हो जाएगा, ये द्वंद्व समास हो जाएगा। तो इसीलिए आपका ये ए वाला जो आंसर होगा ये आपका ए वाला आंसर यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और चलिए अगले प्रश्न पर 25 नंबर प्रश्न की अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार है? अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार है? 1, 2, 3 या फिर 4? अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होंगे? तो अर्थ की दृष्टि से शब्द के 3 प्रकार होते हैं। शब्द के 3 प्रकार होते हैं। सी वाला आंसर होगा करेक्ट आंसर। और चलिए आगे आते हैं, आगे आइए 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। हेनरी लोपेज का जन्म किस देश में हुआ था? क्या प्रश्न है, पढ़िए इसको पहले। हेनरी लोपेज का जन्म किस देश में हुआ था? युगांडा, बर्मा, कांगो या फिर भारत? ये हेनरी लोपेज कौन है? तो हेनरी लोपेज एक प्रतिपूर्ति के हैं। कहाँ के? ये आपका हेनरी लोपेज जो है ये आपका प्रतिपूर्ति में, ये आपका जो पार्ट कितना था प्रतिपूर्ति में, जो आपका पार्ट 3 है उसके यह लेखक है। पार्ट 3 का नाम क्या है? तो इसका नाम है पेशगी, और पेशगी को लिखे हुए है हेनरी लोपेज। और इनका ही पूछा जा रहा है कि हेनरी लोपेज का जन्म किस देश में हुआ था। हमने बताया था कि आपका इसमें प्रश्न देखेंगे मिलेंगे आपका हिंदी व्याकरण से, बुक से और प्रतिपूर्ति से, सभी से प्रश्न लाए हुए हैं। 100 रहेगा, लेकिन 100 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, हेनरी लोपेज का जन्म किस देश में हुआ था? तो यह हुआ था सिर्फ कांगो में, वे कांगो के रहने वाले थे। रवाई 27 नंबर प्रश्न है कि रूपांतर की दृष्टि से शब्द के भेद है। रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? रूपांतर की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। 3 भेद, रूपांतर की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। और आपका ये 28 नंबर प्रश्न है कि चैत शब्द है, चैत कैसा शब्द है? तत्सम, तब्दव, देशज, विदेशज? चैत शब्द है तो चैत जो है आपका ये तब्दव शब्द है, तब्दव। बी वाला जो आंसर होगा यही आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अब आ जाइए अगले प्रश्न जो है 29 नंबर प्रश्न कर रहा है कि क्लर्क की मौत के रचनाकार है। क्या है प्रश्न में? देखिए कि क्लर्क की मौत के रचनाकार कौन हो जाएंगे? हेनरी लोपेज, अंतोन चेखव, व्यास या फिर मलयज?
कलर की मौत के जो रचनाकार हो जाएंगे वो हो जाएंगे एंटोन चेकव। एंटोन चेकव ये आपका इंग्लिश का भी एक चैप्टर लिखे हुए हैं। ये आपका जो है ये एंटोन चेकव जी है, आपका इंग्लिश का भी एक चैप्टर लिखे हुए हैं। चैप्टर का नाम क्या है तो आपका ए मैरिज प्रपोजल जो है, ये मैरिज प्रपोजल ये इन्हीं का लिखा हुआ है। ये मैरिज प्रपोजल यही लिखे हुए हैं कौन, ये एंटोन चेकव दी। और कलर की मौत आपका ये प्रतिपूर्ति से भी प्रश्न है, ये आपका ये प्रतिपूर्ति का प्रश्न है, प्रतिपूर्ति का। और अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब आइए अगला प्रश्न का बी वाला आंसर होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है कि धर्म शब्द है, धर्म शब्द कैसा शब्द है, बता दीजिए धर्म शब्द जो है कैसा शब्द है। ए में स्त्रीलिंग, बी में पुल्लिंग, सी में उभयलिंग और डी में कि इनमें से कोई नहीं। धर्म शब्द हो जाएगा ये पुल्लिंग, धर्म शब्द पुल्लिंग होता है, धर्म हमेशा पुल्लिंग ही होगा। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अब आ जाइए 31 नंबर प्रश्न पर कि विवाह शब्द है, विवाह कैसा शब्द है, बता दीजिए कमेंट में कि विवाह कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। विवाह शब्द है, विवाह शब्द हो जाएगा आपका ये पुल्लिंग हो जाएगा, विवाह शब्द भी पुल्लिंग होता है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग सभी बहुत सारे प्रश्न होते हैं आपके जो एग्जाम में आते हैं। तो आइए आगे आइए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है देखिए। अगला जो प्रश्न है कि गोदर विले के चौराहे पर किनकी भीड़ लगी थी, गोदर विले के चौराहे पर किनकी भीड़ लगी थी। देखिए प्रतिपूर्ति में 3 चैप्टर है और तीनों चैप्टर से प्रश्न आ गया। यह सबसे पहले आया था हेनरी लोपेज वाला प्रश्न, अब आ गया था कलर की मौत, अब आ गया चैप्टर रस्सी का टुकड़ा जो चैप्टर 1 था वहाँ से प्रश्न है कि गोदर विले के चौराहे पर किनकी भीड़ लगी थी, गायों की, गाड़ियों की, लोगों की या बकरियों की। गोदर विल जाने वाली सड़क थी, उन पर किनकी भीड़, लोगों की भीड़ लगी थी, यानी उस पर जो हाट लगता था, बाजार लगता था जिसमें लोग सामान खरीदने और बेचने के लिए आते थे, वहाँ पे बहुत भीड़ लगी थी। और आपका ये 33 नंबर प्रश्न है कि देखिए रक्षाबंधन कौन संज्ञा है, रक्षाबंधन कौन संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या फिर द्रव्यवाचक। तो रक्षाबंधन हो जाएगा, ये आपका सिंपल सी बात है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा रक्षाबंधन। आपका 34 नंबर प्रश्न है कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद होते हैं, व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, 1, 2, 3, 4। व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं शब्द के, 3 भेद। और चलिए अगले प्रश्न पर अब आते हैं। अब आइए देखिए और अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 35 नंबर जो प्रश्न है कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, नामवर सिंह का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था। ए में है जीयनपुर में, बी में आवाजपुर में, सी में कमालपुर में और डी में जमालपुर में। नामवर सिंह का जन्म जो होता है वह हुआ था जीयनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। पूरा याद कर रखिएगा, जीयनपुर वाराणसी में है और वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। यही सब प्रश्न तो आपके एग्जाम में आते हैं। तो आइए अगला प्रश्न जो है ये आपका 36 नंबर प्रश्न की आस्तीन का सांप होना मुहावरे का क्या अर्थ है। देखिए मुहावरा, पर्यायवाची, विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, इन सभी से प्रश्न लगभग 2-3 प्रश्न से सभी से पूछे ही जाते हैं और सभी हम पढ़ाते भी हैं और पढ़ाए हुए भी हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ सांप खोजना, घर में छिपा शत्रु या शत्रुता करना या दोस्ती करना। तो आस्तीन का सांप होना ये आपका होगा, सिंपल सी बात है, घर में छुपा शत्रु यानी जो ऐसा शत्रु जिसको हम देख नहीं रहे हैं, घर में छिप कर बैठा है शत्रु, उसको कहेंगे आस्तीन का सांप है। लोग बहुत हुए इसका प्रयोग भी करते हैं बोलचाल में। और देखिए 37 नंबर प्रश्न है कि उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ है, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का क्या अर्थ है। परंपराओं के विपरीत कार्य करना, अपनी बात से स्वयं को ही नुकसान पहुंचाना, निश्चित चाल के विपरीत कार्य करना या बिना सोचे विचारे कार्य करना। उल्टी गंगा बहाना इसका मतलब होता है कि परंपराओं के विपरीत कार्य करना, परंपराओं जो भी आपका होगा, जो धर्म होगा, जो रीति होगी, उसके विरुद्ध कार्य करना उल्टी गंगा बहाने के बराबर होगा, ऐसा ही बोला जाता है। तो देखिए आपका प्रश्न आ चुका है, आपका 38 नंबर प्रश्न जो है, 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ये देखिए कि जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की युक्ति है कि जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती। अर्धनारीश्वर की, और सदा नीरा की, सिपाही की माँ की या फिर शिक्षा की। कहाँ से लिया गया है कि जहाँ भय है वहाँ कभी भी मेघा हो ही नहीं सकती। तो ये आपका सिंपल सी बात है कि ये लिया गया है शिक्षा पाठ से। शिक्षा पाठ को कौन लिखा है, शिक्षा पाठ को लिखा है जे कृष्णमूर्ति जी, जे कृष्णमूर्ति, जिसको हम जिद्दू कृष्णमूर्ति भी बोलते हैं, जे कृष्णमूर्ति जी इसको लिखे हैं। तो चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। ये देखिए आपका 39 नंबर प्रश्न की किसकी विजय हुई, सेना की या नागरिकों की। पंक्ति किस पाठ से ली गई है, यह कहाँ से ली गई है, किसकी विजय हुई, किसकी जीत हुई, सेना की हुई या फिर नागरिकों की। कहाँ से लिया गया है, हार जीत से, अधिनायक से, गांव के घर या फिर जन जन का
चेहरा एक तो कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है हारजीत से। देखिए चैप्टर का नाम ही है हारजीत, जो कविता है इसमें ही जो होता है सारे प्रजा ढोल बाजे के साथ लौट रही होती है, तो किसी को पता ही नहीं होता कि क्या हुआ था, आगे किसकी जीत हुई थी, सेना को हुई या फिर नागरिकों, सिर्फ जो बोलते हैं वही सुन रहे हैं। और चलिए 40 नंबर प्रश्न की आपका चक्रवाक शब्द है, चक्रवाक शब्द है, ए में विदेशद, बी में है विदेशद, पहले में है देशज, बी में है विदेशद, सी में है तत्सम और डी में है तब्दव। चक्रवात शब्द कैसा शब्द है, तो चक्रवात शब्द जो है यह तत्सम शब्द है, चक्रवात तत्सम शब्द हो जाएगा। और चलिए अगले प्रश्न पर देखिए कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न जो है 41 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है भूमि, मिट्टी, पाताल या इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा भूमि, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द भूमि हो जाएगा। और चलिए ये आपका 42वां प्रश्न है कि करवक किसकी रचना है। करवक जो आपका जो पोएट्री है, जो आपका पदखंड है, उसका सबसे पहला चैप्टर ही है करवक। और करवक किसकी रचना है, तुलसीदास की, मलिक मोहम्मद जायसी की, कबीर दास की या फिर केशव दास की। करवक किसकी रचना है, तो करवक जो है आपका करवक हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी का। इनको शॉर्ट में जायसी भी बोलते हैं, किनको, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी को शॉर्ट में जायसी बोलते हैं। जो क्या किए थे, इनके बहुत ही कुरूप थे, लेकिन एक आँख से दिखाई देता था और एक से नहीं दिखाई देता, और एक करवक पाठ को लिखे थे। ये सब बातें जो है ध्यान में आपको रखनी है। और 43 नंबर प्रश्न है कि कामचोर कौन सा समास है। कामचोर कौन सा समास है, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययीभाव और क्रमधारय। देखिए बहुव्रीहि समास उसे कहते हैं जो ऐसा समास जो किसी दूसरे शब्द की ओर इशारा करे, जैसे लंबोदर यानी लंबा है जिसका उदर, यानी कि गणेश जी, यानी ये जो शब्द है ये गणेश जी की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए बहुव्रीहि समास उसे कहेंगे जो कि किसी और शब्द के लिए इशारा करेगा। और ये भी समझ गए कि आपका कौन सा हो जाएगा कि ये कामचोर में कौन सा समास है, तो कामचोर में आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। ये सब भी समास हम पढ़ाएंगे बहुत जल्द। और अब देखिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, तब तक के लिए हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो करवा ही दे रहे हैं। तो आपका देखिए ये आपका 44 नंबर प्रश्न की ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। कौन सा रचना है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है, उर्वशी, रेणुका, कुरुक्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। बता दीजिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सा हो जाएगा, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना ये उर्वशी है। ये वाला जो आंसर होगा यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और चलिए अगले प्रश्न पर जो 45 नंबर प्रश्न है कि आजकल कौन सा समास है। आजकल जो है कौन सा समास है, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, कर्मधारय या फिर द्वंद्व। आजकल कौन सा समास है, तो आजकल जो है यह अव्ययीभाव समास है, आजकल अव्ययीभाव समास है। और अब आइए अगले प्रश्न पर देखिए 46 नंबर प्रश्न है कि 46 नंबर प्रश्न हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। हार जीत जो कविता है वह किस कविता संग्रह से ली गई है। कहीं नहीं वही, अधिनायक, 10 तस्वीरें या फिर जिन्होंने जीना जाना। हार जीत जो कविता है वह किस संग्रह से लिया गया है, तो वह जी लिया गया है कहीं नहीं वही, यही से लिया गया है यह हार जीत का कविता। और चलिए अगला प्रश्न पर सबको आंसर याद करके चलना है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न करवा रहे हैं। और देखिए आप आइए 43 नंबर प्रश्न की उद्घाटन का संधि विच्छेद होगा। देखिए फिर आ गया यहाँ पर संधि विच्छेद, उद्घाटन का संधि विच्छेद होगा उद जोड़ घाटन, उत जोड़ घाटन, उत जोड़ घाटन या फिर उद जोड़ घाटन। उद्घाटन का जो संधि विच्छेद होगा, सही संधि विच्छेद होगा आपका उत जोड़ घाटन हो जाएगा। देखिए आंसर भी लिखा हुआ है ताकि आपको गलती से भी गलती ना हो जाए। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं 48 नंबर प्रश्न की। देखिए 48 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि रंगून कहाँ है, क्या है रंगून जो है, रंगून कहाँ है, नेपाल में, बर्मा में, जापान में या फिर चीन में। ये कहाँ से लिया गया, ये क्वेश्चन जो कौन करता है, तो ये क्वेश्चन सिपाही के माँ जो पाठ होता है इसमें सिपाही की जो बहन होती है मुन्नी, जो वही पूछती है कि रंगून कहाँ है, तो रंगून जो है वह कहाँ है, तो रंगून बर्मा में है, जहाँ पे उनका बेटा सिपाही जिसका नाम होता है मानक वह लड़ने गया होता है। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अब आइए अगला प्रश्न जो है ये 49 नंबर प्रश्न की आत्मा का विशेषण है। आत्मा का विशेषण है आत्मजा, अव्ययीभाव, आत्मिक या फिर इनमें से कोई नहीं। आत्मा का विशेषण क्या होगा, तो आत्मा का विशेषण आत्मिक हो जाएगा, आत्मा का विशेषण आत्मिक, सी वाला आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। और अब आइए अगले प्रश्न पर देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है देखिए 50 नंबर प्रश्न है। 50 नंबर प्रश्न है कि मालती के पति का नाम है, मालती के पति का क्या नाम है, चंद्रेश्वर, रामेश्वर, महेश्वर या फिर रामनाथ। मालती के पति का एक बार नाम बताइएगा कि क्या नाम है। और ये आपका मालती कौन से पात्र की, यह मुख्य पात्र है। मालती जो है यह मुख्य पात्र है, कौन से आपका कहानी का, तो यह रोज कहानी का पात्र है, रोज कहानी का मुख्य पात्र है मालती। और मालती के जो पति है वह है महेश्वर।
मालती के पति महेश्वर हो जाएंगे। तो इसमें पूछा है कि मालती के पति का क्या नाम है, तो आंसर हो जाएगा महेश्वर, यानी कि सी वाला जो आंसर है यही आपका सही आंसर है। और चलिए अगला प्रश्न जो है 51 नंबर प्रश्न की, बातचीत शीर्षक के रचनाकार कौन है। बातचीत शीर्षक जो है उसके रचनाकार कौन है, जगदीश चंद्र माथुर, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल या फिर शमशेर बहादुर सिंह। बातचीत शीर्षक जो रचनाकार है, बातचीत के रचनाकार वे सिर्फ बालकृष्ण भट्ट जी है। कौन है बातचीत के रचनाकार, बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे। बी वाला जो आंसर होगा यही आपका करेक्ट आंसर है। और चलिए अगले प्रश्न पर, आपका ये 52 नंबर प्रश्न जो है कि 52 नंबर प्रश्न, ऊषा शीर्षक कविता के रचयिता है। ऊषा शीर्षक कविता का रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान, ज्ञानेंद्र पति, जयशंकर प्रसाद या शमशेर बहादुर सिंह। ऊषा शीर्षक कविता के रचयिता हो जाएंगे ये शमशेर बहादुर सिंह हो जाएंगे, ऊषा शीर्षक कविता के रचयिता। अब आइए अगले प्रश्न पर, देखिए कि अगला प्रश्न में क्या कह रहा है। अगला प्रश्न 53 नंबर, और 53 नंबर प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार है। देखिए अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन हो जाएंगे, एम है रामचंद्र शुक्ल, जगदीश चंद्र माथुर, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन हो जाएंगे, अर्धनारीश्वर के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। जो आपका डी वाला जो आंसर होगा इसमें दिया गया है, डी वाला आंसर में कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना जो हमारे राष्ट्र कवि है, जो हमारे राष्ट्र के कवि है। चलिए ये 54 नंबर प्रश्न को भी पढ़ लीजिए कि प्रेम के पीर के कवि कौन माने जाते हैं। प्रेम के पीर के कवि एम है झांसी नाभादास, जयशंकर प्रसाद या सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रेम के पीर के कवि हो यही है आपका एक झांसी जी, जिसको हम कहते हैं मलिक मोहम्मद झांसी, इनका शॉर्ट में कहा जाता है। झांसी जी है इनके प्रेम के पीर के कवि है माने जाते हैं इनको। और ये 55 नंबर सवाल है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। हमने बताया था रोज के लेखक कौन, रोज के लेखक अज्ञे जी। रोज के जो लेखक है उनका नाम है अज्ञे जी। इनको पूरा नाम क्या है, पूरा नाम है सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे। जो इनका कई बार तो एग्जाम में इनका पूरा नाम ही पूछ देता है, तो इसलिए ये वाला जो आंसर होगा यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। मलेज नहीं होगा क्योंकि मलेज हंसते हुए मेरा अकेलापन को लिखे होते हैं, और रामधारी सिंह दिनकर लिखे होते हैं कौन से पाठ को, ये और नारेश्वर को लिखते हैं, और नामवर सिंह प्रगीत और समाज को लिखे होते हैं। तो इसीलिए ये वाला जो आंसर होगा यही आपका पूरा करेक्ट आंसर होगा। और अब आइए अगले प्रश्न पर, देखिए कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न आ जाइए 56 नंबर प्रश्न है कि 56 नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन सी जो रचना है वह प्रसाद जी की नहीं है। इनमें कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है, जल्दी ले बताएंगे। इनमें से कौन सी रचना जो प्रसाद जी की नहीं है, देवदासी, कामायनी, झरना या फिर आंसू। कौन सी रचना नहीं है तो बता दीजिए इनमें से होगा। आपका ए वाला आंसर यानी देवदासी जो होगा ये आपका प्रसाद जी की नहीं है, यानी जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है। और इसका 57 नंबर प्रश्न की पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम क्या है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम बता दीजिए। तिरिच, जूठन नहीं, उसने कहा था, या इनमें से कोई नहीं। तिरिच तो लिखे हुए उदय प्रकाश, तिरिच को लिखे हुए हैं उदय प्रकाश, ध्यान रखिए। तिरिच को लिखे हुए हैं उदय प्रकाश, और आपका जूठन कौन, जूठन को लिखे हुए हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, और उसने कहा था को लिखे हुए हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये सब क्वेश्चन आपको याद करने योग्य क्वेश्चन है, एग्जाम लेवल क्वेश्चन है। और 58 नंबर प्रश्न है कि श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था। श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था, रावण पर, कंस पर, सहस्त्रबाहु पर, या इनमें से कोई नहीं। ये आपका लिया गया है कहाँ से, आपका ये लिया गया है आपका जो कवित पाठ है, कवित पाठ वहाँ से लिया गया है, जिसमें वीर शिवाजी और छत्रसाल की चर्चा होती है। उसमें बोला जाता है कि जब शिवाजी की यानी तलवार निकलती है तो ऐसा लगता है कि वह दुश्मन का संहार करके ही म्यान में आती है। तो इसीलिए वहाँ से लिया गया। श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया, ये तो बच्चा जानता है। श्री कृष्ण जी कंस पर आक्रमण किए थे, और रावण पर राम जी किए थे, और सहस्त्रबाहु पर ये परशुराम जी। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब आ जाइए अगले प्रश्न की ओर, जो आपका है 59 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित है। निम्नांकित में से कौन सी रचनाकार जो है, निम्नांकित में से कौन से रचनाकार बिहार से है। शमशेर बहादुर सिंह, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, रामधारी सिंह दिनकर। तो बिहार के लेखक तो ये मोहन राकेश होंगे नहीं, जगदीश चंद्र माथुर है नहीं, और शमशेर बहादुर तो हो नहीं सकती। इसलिए ये आपका रामधारी सिंह दिनकर यही आपका बिहार के हैं। डी वाला आंसर होगा आपका यही वाला करेक्ट हो जाएगा। तो आपका ये 60 नंबर प्रश्न है कि तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते हैं। कविताएं करके, कथा वचन से, राम कथा गाकर, या श्री राम का नाम लेकर। तुलसीदास अपना पेट जो है वो अपना उदर कैसे भरते हैं, कैसे खाते पीते हैं, तो वे कथा वचन से, यानी
राम का नाम लेते रहते हैं तो उनको कोई आता है और भोजन दे देता है। इसलिए कहते हैं कि हे प्रभु, आपके नाम से हम भोजन करते हैं, आपके नाम लेने से हमारा पेट भरता है। इसीलिए बस सीधा से बात कर रहे हैं। ये तुलसीदास का जो पद है वहाँ पे ये बोला जाता है। उस पाठ को आप पढ़ भी सकते हैं, तो आप चलिए पढ़े भी होंगे। और चलिए 61वां प्रश्न है कि शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। देखिए यहाँ पर 61वां प्रश्न तक आ चुके हैं। हमने 100 प्रश्न देखना है, 100% इसलिए थोड़ा देर और रुके रहिए, आपका 100% भी कंप्लीट करवा देंगे। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हो जाएंगे? जे कृष्णमूर्ति, उदय प्रकाश, मल्यज या फिर मोहन राकेश। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार हो जाएंगे कौन? शिक्षा पाठ के निबंधकार जे कृष्णमूर्ति जी हो जाएंगे। जे कृष्णमूर्ति इसको कहते हैं, जे कृष्णमूर्ति को कहते हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति, इनका पूरा नाम है। और चलिए 62वां प्रश्न कर देखते हैं। गाँव का घर कविता के कवि है, क्या है? गाँव का घर कविता के कवि कौन हो जाएंगे? ज्ञानेंद्र पति, जयशंकर प्रसाद, रघुवीर सहाय या फिर इनमें से कोई नहीं। गाँव का घर कविता के कवि हो जाएंगे ये, गाँव के घर कविता के कवि ज्ञानेंद्र पति हो जाएंगे, ज्ञानेंद्र पति। ये वाला जो आंसर होगा यही आपका हो गया सही आंसर। और चलिए अगला प्रश्न है जो 63 नंबर प्रश्न में है कि ये देखिए कि ओ सदनीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है? ओ सदनीरा शीर्षक में किस महापुरुष की, सब महान जो पुरुष है उनकी चर्चा है? बाल गंगाधर तिलक की, महात्मा गांधी की, मदन मोहन मालवीय की या फिर चंद्रशेखर आज़ाद की? चंद्रशेखर आज़ाद बहुत ही वीर एक महापुरुष थे। तो ओ सदनीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा जानते हैं? ओ सदनीरा में सिर्फ और सिर्फ गांधी जी की चर्चा होती है। वे चंपारण गए होते हैं, चंपारण 1900 कितना में गए हुए थे? 1917 में गए हुए थे आंदोलन के लिए। और चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 64 नंबर प्रश्न करा कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य है? कौन से हमारे बुक में कवि है जो भगवान श्री कृष्ण उनके पूज्य है? सूरदास के, तुलसीदास के, नाभादास के या फिर कबीरदास के? देखिए ये जो तुलसीदास है तो ये तो राम जी के भक्ति है, ये तो राम जी को बहुत चाहते हैं। लेकिन आपका ये सूरदास जी है, ये चाहते हैं किसको? ये आपको कृष्ण जी को चाहते हैं, कृष्ण जी को ये चाहते हैं कौन? सूरदास जी। इसीलिए ये वाला जो आंसर होगा ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर भी देखिए, आंसर भी बिल्कुल सही है, ये वाला ही दिया हुआ है। और अब आइए अगले प्रश्न पर की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए 65 नंबर प्रश्न है कि जूठन शीर्षक की विधा क्या है? जूठन जो पाठ है उसका विधा क्या है बता दीजिए। जूठन शीर्षक की विधा क्या है? ए में कहानी, डी में शब्द चित्र, सी में आत्मकथा, डी में इनमें से कोई नहीं। जूठन शीर्षक की विधा क्या है? एक जूठन जो है क्या है? तो जूठन एक प्रकार का आत्मकथा है, यानी तो आत्मकथा उसे बोलते हैं जो कि अपने बारे में लिखा जाता है, खुद के बारे में लिखा जाता है, उसी को आत्मकथा बोलते हैं। सी वाला जो आंसर होगा ये आपका हो गया सही आंसर। चलिए 66 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कीर्ति है। जयशंकर प्रसाद की कौन सी है जो श्रेष्ठ कीर्ति है? कामायनी है, लहर है, आंसू है या फिर चित्राधार है? जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कीर्ति की बात करें तो ये आपका ये कामायनी है, जो बहुत फेमस कीर्ति है, बहुत ही अच्छा रचना किया है कामायनी, और उन्हीं के लिए ये इतने बड़े कवि भी बन गए। और आपका चलिए 66 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में कौन अज्ञे का उपन्यास नहीं है? निम्नांकित में से कौन है जो अज्ञे जी का उपन्यास नहीं है? अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी या फिर त्रिवेणी? निम्नांकित में कौन अज्ञे का उपन्यास नहीं है? तो अज्ञे का उपन्यास ये शेखर एक जीवनी है, यही हो जाएंगे। अज्ञे का उपन्यास शेखर एक जीवनी। और चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अब आ जाइए अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न में कि 38 नंबर प्रश्न है कि मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। मुक्तिबोध का जन्म हुआ था, कब हुआ था? रामगढ़ में, भोपाल में, श्योपुर में या फिर वाराणसी में? मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका जन्म कब हुआ था बता दीजिए एक बार कमेंट में कि ये मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था। तो मुक्तिबोध का जन्म हुआ था ये श्योपुर में। मुक्तिबोध का जन्म श्योपुर में हुआ था। सी वाला आंसर हो जाएगा सही आंसर। और आपका 69 नंबर क्वेश्चन है कि मालती किस शीर्षक की पात्रा है? मालती किस कहानी की पात्रा है? कई बार बता चुके हैं कि मालती है वह रोज़ कहानी की जो है इनकी पात्रा है। जूठन की नहीं हो जाएंगे क्योंकि जूठन जो है एक आत्मकथा है, ओ सदनीरा एक निबंध है, तिरिस एक कहानी है। तिरिस क्या है? एक कहानी है। और चलिए अगले प्रश्न पर 70 नंबर प्रश्न पर आ चुके हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण था। सुभद्रा कुमारी मृत्यु क्या, इसकी मृत्यु कैसे हुई थी और मृत्यु का क्या कारण था? महामारी, महामारी तो होगा नहीं, कार दुर्घटना, फांसी या फिर गोली? तो गोली से नहीं मरे थे, फांसी से नहीं मरे थे, उनका कार एक्सीडेंट हो गया था, कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। और चलिए अगले प्रश्न पर, ये बहुत ही अच्छा रचना किए थे पुत्र वियोग, ये बहुत ही लोगों को पसंद आया और ये बहुत ही अच्छा भी है, आप भी पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा इसमें। यह रजनीश का संधि विच्छेद क्या होगा? रजनीश का संधि विच्छेद बताइए। रज जोड़ नीस, रजनी जोड़ इस, रजनी प्लस इस या फिर राज प्लस इस? रजनीश का क्या हो जाएगा बता दीजिए जल्दी से।
रजनीश का हो जाएगा बी वाला, यानी रजनी जोड़ ईश हो जाएगा रजनीश का संधि विच्छेद। और चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं जो 72 नंबर प्रश्न है कि पावन का संधि विच्छेद है। क्या किसका? पावन का संधि विच्छेद। पा जोड़ वन, पो जोड़ अन, पौ जोड़ अन या फिर इनमें से कोई नहीं। पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पावन का संधि विच्छेद सिंपल सी बात है, पो जोड़ अन होता है पावन का संधि विच्छेद। 73 नंबर प्रश्न है कि सत्कार का संधि विच्छेद है। सत्कार का संधि विच्छेद है सत जोड़ कार, सत जोड़ कार, सम जोड़ कार या फिर स जोड़ आकार। सत्कार का संधि विच्छेद होगा ये सत जोड़ कार, सत जोड़ कार होगा संधि का ये आपका संधि विच्छेद। और आइए अगले प्रश्न पर देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी हमको सॉल्व करना है। आज हम 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़कर ही जाएंगे। विद्यालय का संधि विच्छेद है। विद्यालय का संधि विच्छेद बता दीजिए। विधा जोड़ आलय, विधा जोड़ लय, विधा प्लस अलय या इनमें से कोई नहीं। और लास्ट तक बने रहना है। अगर शेयर भी करते रहिए, आप लोग शेयर नहीं करते, इतना हम आपके लिए मेहनत करते हैं, अगर शेयर नहीं करते हैं एक बार लाइक भी कर देंगे। लाइक करने से बहुत होता है कि ये वीडियो जो है और भी स्टूडेंट के पास पहुँचेगा। इसलिए विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विद्यालय का संधि विच्छेद सभी को आना चाहिए। विधा जोड़ आलय, ये तो बच्चा जानता है विधा जोड़ आलय, इनको सिखाया जाता है कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। और आपका 75 नंबर प्रश्न है कि दिनेश का संधि विच्छेद क्या होगा? दिनेश का संधि विच्छेद बता दीजिए। ये में है कि दिन जोड़ इस, इनमें दिन प्लस इस या फिर दी पोर्नस प्लस दिन प्लस इस। दिनेश का संधि विच्छेद हो जाएगा दिन प्लस इस, इसलिए ये वाला आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न जो है 76 नंबर की, आगमन में कौन सा उपसर्ग होगा? आगमन, किसी का आगमन बोलता है ना, आगमन हो रहा है, जिसमें कौन सा उपसर्ग होगा? अ होगा, आ होगा, आग होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। आगमन में क्या उपसर्ग होगा? तो आगमन का उपसर्ग बी वाला यानी कि आ हो जाएगा। आगमन में आ उपसर्ग होगा। और अब आइए अगले प्रश्न पर देखिए कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला जो प्रश्न 77 नंबर प्रश्न है कि पूर्णिमा, पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है? पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है? ईमा, ईमा, एमा या इनमें से कोई नहीं। पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है? तो पूर्णिमा में प्रत्यय की बात करें, पूर्णिमा में ईमा प्रत्यय हो जाएगा। देखिए उपसर्ग शब्द के पहले आता है और प्रत्यय शब्द के बाद में आता है, ये आपको तो याद करके ही रखना है। और आइए अगला प्रश्न पर 78 नंबर प्रश्न है कि जलज कौन सा समास है? जलज, जलज कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्यय विभाव, कर्मधारव या फिर द्वंद्व समास। जलज जो है कौन सा समास है? जलज की बात करें तो जलज आपका हो जाएगा कर्मधारव समास। जलज कर्मधारव समास हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न पर देखिए, 79 नंबर प्रश्न है कि देवालय कौन सा समास है? देवालय कौन सा समास है? कर्मधारव, अव्यय विभाव, तत्पुरुष या फिर इनमें से कोई नहीं। देवालय कौन सा समास है? तो देवालय जो है यह एक तत्पुरुष समास है। देवालय तत्पुरुष समास है। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए आपका 80 नंबर प्रश्न है कि लंबोदर कौन सा समास है? क्या लंबोदर कौन सा समास? हमने बताया था कि जो भी और ऐसा शब्द जो कि दूसरे शब्द की ओर इशारा करे तो उसको कहेंगे क्या? बताइए क्या कहेंगे कमेंट में। उसको कहेंगे हम बहुब्रीहि समास। तो लंबोदर कौन सा समास है? एक में बहुब्रीहि, बी में तत्पुरुष, सी में कर्मधारव और डी में द्वंद्व। तो लंबोदर जो है लंबा है जिसका उदर यानी पेट बड़का वाला। तो पेट बड़का वाला कौन है? तो अपना एक ही है, गणेश जी। तो इसलिए दूसरे शब्द की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ए वाला जो ए वाला ऑप्शन में दे रखा है। और अब आइए अगला प्रश्न जो है 81 नंबर की, रात दिन, रात दिन कौन सा समास है? रात दिन में कौन सा समास है? देखिए रात और दिन आप एक बार समझ लीजिए विरोधी लग रहे हैं ना, एकदम द्वंद्व समास यानी एक दूसरे के विपरीत अगर हो तो इसे कहेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास होते हैं, द्वंद्व समास उसे ही कहते हैं जो एक दूसरे के विपरीत हो, यानी ऊंच नीच, रात दिन, सुबह शाम, इसी प्रकार से विपरीत शब्द हो उसको कहेंगे क्या? उसको द्वंद्व समास कर देंगे। इसीलिए सी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए आंसर भी देख लीजिए, आंसर भी देखिए हुआ है सी ही है। और अब आइए अगले प्रश्न पर देखिए 82 नंबर जो प्रश्न है कि प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन, प्रतिदिन कौन सा समास है? अव्यय विभाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या फिर कर्मधारव। प्रतिदिन में कौन सा समास रहेगा? प्रतिदिन, प्रतिदिन में हो जाएगा अव्यय विभाव समास। प्रतिदिन अव्यय विभाव समास। और चलिए अगले प्रश्न पर देख लीजिए, अगला प्रश्न है जो 83 नंबर की, आग का पर्यायवाची शब्द होगा। आग का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा व्योम, प्योज, अग्नि या पीयूष। आग का पर्यायवाची शब्द आग का हो जाएगा अग्नि, अग्नि हो जाएगा। आग का पर्यायवाची शब्द अग्नि होता है। और चलिए अगला प्रश्न जो है 84 नंबर की, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द आत्मा, परमात्मा, देवेंद्र या फिर शंकर। ईश्वर का जो पर्यायवाची शब्द होगा, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द हो जाता है परमात्मा। परमात्मा हो जाता है ईश्वर का पर्यायवाची शब्द। और अब आइए अगले प्रश्न पर देखिए 85 नंबर प्रश्न का रहा है
अंधकार का विलोम होगा। देखिए बहुत सा बच्चा वाला प्रश्न है, अंधकार का विलोम क्या होगा? प्रकाश, दिन, उजला या सूर्य। अंधकार का जो होगा विलोम शब्द, अंधकार का विलोम प्रकाश होता है। तो सभी स्टूडेंट जानते होंगे, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं हो ये प्रश्न गलत हुआ होगा। लास्ट में जरूर बताइएगा 100 में से आपसे कितना सही हुआ, कितना आप उसको सही कर पाए। और चलिए अगले प्रश्न पर देखिए। तो 85 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अदेह का विलोम है। अदेह का विलोम है विदेह, सुदेह, संदेह या फिर इनमें से कोई नहीं। अदेह का विलोम क्या हो जाएगा? तो अदेह का विलोम होता है संदेह। अदेह का विलोम संदेह होता है। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये देखिए 87 नंबर प्रश्न की गौरा का विलोम है। गौरा का विलोम क्या होगा? गौर, काला, कुरूप, श्यामला। गौरा का विलोम होगा आपका ये काला। कोई गोरा है कोई काला है, बोलता नहीं, अगर तू काला है कोई गोरा है, इसी प्रकार से होगा गोरा और काला। और आपका 88 नंबर प्रश्न की ठंडा का विलोम शब्द है। ठंडा, कोई ठंडा और गर्म। ठंडा का विलोम शब्द आपका हो जाएगा गर्म। कोई चीज़ होता है ठंडा होता है जैसे शरबत, और गर्म यानी चाय। ठंडा और गर्म हो जाएगा एक दूसरे का विलोम शब्द है। अग्नि नहीं हो जाएगा, ये आपका वाष्प नहीं हो जाएगा, चिंगारी नहीं हो जाएगा, ठंडा और गर्म। बी वाला आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आंसर देखते हैं कि करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर बी वाला ही देखिए सकते हैं, करेक्ट आंसर है बी वाला आंसर। और अब आइए अगले प्रश्न पर देखिए। यह प्रश्न जो है आपका ये 89 नंबर प्रश्न है कि दिवाकर का, प्रश्न को पहले पढ़िए। दिवाकर का विलोम शब्द है। दिवाकर किसको कहते हैं? दिवाकर हम बोलते हैं सूर्य देवता को। दिवाकर का विलोम शब्द है निशाकर, निशाचर या रजनी या फिर तमस। दिवाकर का जो होगा विलोम शब्द वो हो जाएगा निशाचर। दिवाकर, निशाचर। यह भी देखिए कितना अच्छा होगा। एक शब्द है दिवाकर और एक है निशाचर। और 90 नंबर प्रश्न आ चुके हैं। 90 नंबर प्रश्न है कि साधारण का विपरीतार्थक शब्द है। साधारण का विपरीतार्थक शब्द है असामान्य, असाधारण, अस्वाभाविक या इनमें से कोई नहीं। साधारण का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बी वाला आंसर, यानी साधारण का विपरीतार्थक असाधारण। असाधारण होगा साधारण का विपरीतार्थक शब्द। 91 नंबर प्रश्न है कि जिसका आचरण अच्छा है के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिसका आचरण जो होगा बहुत ही अच्छा होगा उसके लिए क्या हो जाएगा? दुराचारी, सदाचारी, सबल या फिर बलवान। जिसका आचरण अच्छा है उसके लिए एक ही शब्द होगा, वो हो जाएगा दुराचारी। क्या शब्द होगा? दुराचारी होगा। और अब आइए अगले प्रश्न पर देखिए। अब आ जाइए अगले प्रश्न की ओर भी। ये आपका 52 नंबर प्रश्न है। 92 नंबर प्रश्न की जिसके पास धन न हो। क्या प्रश्न पढ़िए पहले। जिसके पास धन न हो के लिए एक शब्द है निर्धन, निर्दय, कठोर या जिज्ञासु। बताइए जिसके पास भी धन ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा ये क्या? जिसके पास धन ना हो उसके लिए एक शब्द निर्धन हो जाएगा, निर्धन। ये वाला आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर। और अब आइए 93 नंबर प्रश्न है कि 93 नंबर प्रश्न में घोड़ा बेच कर सोना, मुहावरे का क्या अर्थ होगा? घोड़ा बेच कर सोना इसका मुहावरे का। और इसका PDF नोट्स जो होगा ये पर ग्रुप में हम भेज देंगे। PDF नोट्स ज्वाइन नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। एक बार लाइक भी वीडियो को करते रहिए और शेयर भी कर दीजिए और न्यू स्टूडेंट सब्सक्राइब भी कर लीजिए। घोड़ा बेच कर सोना मुहावरे का अर्थ होगा क्या? गहरी नींद में सोना, गहरी नींद में सोना या निश्चित होना या अधिक मुनाफा कमाना या फिर व्यापार करना। घोड़ा बेचकर सोने का एक ही मतलब होता है कि वो क्या करेगा? घोड़ा बेचकर सो रहा है यानी कि वो देखिए आंसर क्या दिया है। आंसर ये हो जाएगा यानी गहरी नींद में होना। घोड़ा बेचकर सो रहा है यानी गहरी नींद में है। 94 नंबर प्रश्न पर आइए। 94 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चैन की बंसी बजाना, मुहावरे का अर्थ है चैन की बंसी बजाना, मनोरंजन करना, सुखी रहना, संबंध होना या आराम से रहना। कोई चैन की कहता है वो चैन की बंसी बजा रहा है यानी कि वो आराम से रह रहा है। डी वाला आंसर हो गया इसका करेक्ट आंसर। करवाइए अगले प्रश्न पे। देखिए कि अगला प्रश्न जो है वह 95 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राई का पहाड़ बनाना। क्या है प्रश्न में कि राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? चुगली करना, छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, असंभव को संभव करना या इनमें से कोई नहीं। राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का अर्थ एक ही होता है, ये होता है छोटी बात को बढ़ा कर करना, यानी राई जो है उसको पहाड़ बनाना। मतलब भी आप समझ सकते हैं। और 96 नंबर प्रश्न है कि हाथ पाँव मारना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? हाथ पाँव मारना यानी प्रयास करना, नदी में तैरना, पिटाई करना या फिर इशारा करना। हाथ पाँव मारना मुहावरे का अर्थ होता है ये प्रयास करना, यानी कोशिश करना, प्रयास करना, ट्राई करना। और चलिए अगले प्रश्न पर 97 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ है। हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ है धीरे चलना, तेज़ दौड़ना, बहुत तरक्की करना या फिर इनमें से कोई नहीं। हवा से बातें करने का एक ही मतलब होता है तेज़ दौड़ना, यानी बहुत तेज़ चला है। हवा कितना तेज़ चलता है इसलिए तेज़ दौड़ना का होता है हवा से बातें करना। और अब आइए अगले प्रश्न पर। देखिए अब ख़त्म ही होने वाला है, 100% पर हम पहुँचने ही वाले हैं। ये 98 नंबर प्रश्न है कि धर्म का विशेषण है। धर्म का विशेषण है धार्मिक,
धर्मज्ञ, धर्मा या इनमें से कोई नहीं। धर्म का विशेषण होगा ये धार्मिक, धर्म का विशेषण धार्मिक हो जाएगा। और अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर 99वां प्रश्न है कि राष्ट्र का विशेषण है। राष्ट्र का विशेषण है राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय, राष्ट्रवाद या फिर राष्ट्रसंघ। राष्ट्र का विशेषण हो जाएगा राष्ट्रीय, राष्ट्र का विशेषण राष्ट्रीय हो जाएगा। बी वाला जो आंसर होगा ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। और 100 नंबर प्रश्न आ चुके हैं, आखिर आ ही गए हम लोग 100 नंबर प्रश्न पर। आप यहाँ तक रुके, इसके लिए थैंक्स। और देखिए चरित्र का विशेषण क्या होगा, चरित्रिक, चरित्रवान, सुचरित्र या इनमें से कोई नहीं। चरित्र का विशेषण हो जाएगा क्या, ये आपका चारित्रिक हो जाएगा। ए वाला जो आंसर होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने 100 प्रश्न बताया, इसमें से आपका कितना सही हुआ एक बार कमेंट में बता दीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, और न्यू स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।